अच्छी बात कही आपने कि अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होंगी वो वास्तव में ही, लेकिन हमने ये पाया है कि अडानी का मामला हो या फिर कोई अडानी का नाम ले तो प्रतिशोध से भर जाते हैं अंदर और कसम भी खा लेते हैं। ऐसी कसम खाएंगे कि मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मैं मणिपुर का मां नहीं बोलूंगा, मैं 5 राज्यों के चुनाव में नहीं जा रहा हूं, मैं 4 राज्यों के चुनाव में जा रहा हूं और उसमें मिजोरम का भी मां अपने शब्द मुंह से नहीं निकालूंगा, कोई उसकी वहां पे जाके कन्वेंसिंग भी नहीं करूंगा, एक रैली तक नहीं करूंगा। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। ये इनके मन में प्रतिशोध इतना आता है कि ये अनाथ छोड़ देते हैं अपने भारत के राज्यों को। मणिपुर को अनाथ छोड़ दिया, मिजोरम के अंदर तो जाने का इनका इच्छा ही नहीं होती। और जो नॉर्थ ईस्ट के इनके इंचार्ज है, हिंदू हृदय सम्राट जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, वो कैसे मिजोरम जाएंगे? असम और मिजोरम की पुलिस की तो काफी भिड़ंत भी होती रहती है। राजेश जी ने भी एक दिन पहले हमारी इसी प्रोग्राम में बताया था कि वहां पर इतनी ज्यादा नफरत है इन दोनों राज्यों के बीच में, और जरूरत पड़े तो किसी के सामने झुक भी जाते हैं। कृपाल परमार, वो आपने देखा होगा कि हम जीतना है तो उसके सामने नहीं, कृपाल तुमको हटना होगा, तो वो झुक गए वहां पे। कृपाल परमार कहते हैं जी अब तो बहुत देर कर दी आपने। ईश्वरप्पा और येडुरप्पा के पीछे कैसे पड़ गए थे कर्नाटक में जीत के लिए। तो आ, मतलब जीत के लिए किसी लिमिट तक जा सकते हैं और कोई भी कर्कश शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं। दीदी और दीदी, अपनी बहन को तो कोई ऐसे बुलाता नहीं है। अब ये भी उनके संस्कार है। पर कहीं ना कहीं जो प्रतिशोध की जो भावना है, उत्पीड़न की, अगर कोई कुछ कर देगा तो फिर उसके पीछे तो समझो साम दाम दंड भेद लेके पड़ जाते हैं, और जैसे इसको बर्बाद कर देना है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब उसके पीछे लगा देंगे। ये भूल जाते हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यही प्रतिशोध की राजनीति आपका भी जो पूरा दल है उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि जो बीज आपने विष के बोए हैं तो फिर बाद में किसी और की सरकार आएगी तो फिर तो आधी बीजेपी जेल के अंदर नजर आएगी। पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं दिलीप गोयल साहब। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हार को बर्दाश्त करना भूल गई है और उसे चुनाव हार के भी उसे जीतना है, तोड़ के मरोड़ के, खरीदारी करके। हर जगह आपने देखा है, कर्नाटक में सरकार बनाई, एमपी में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में सरकार बनाई। इन्हें सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए कोई भी मोल भाव कर सकते हैं, क्योंकि वहां नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। प्रतिशोध है, उत्पीड़न है, प्रताड़ना है। दिलीप गोयल साहब। बिल्कुल सही बात है। और ये सत्ता में आने के बाद नहीं हुआ है, ये पहले से हुआ है। और अब बीजेपी की आपने कहा, लेकिन ये राजेश भाई ने कहा है कि ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, तो उसकी ये हालत है। वाजपेयी की उन्होंने बात की तो उस जमाने में तो जीत नहीं मिलती थी, तो 2 से भी संतोष मान लेते हैं। लेकिन ये प्रतिशोध वाला जो मामला है कि कुछ किस्से राजेश भाई ने बताए, बाकी भी बहुत किस्से आपको गुजरात से भी मिल जाएंगे। संजय जोशी का क्या हाल हुआ, हरेन पंड्या का क्या हाल हुआ, जयनारायण व्यास का क्या हाल हुआ, अडवाणी, शायद ये गुजरात के नेता है तो लोगों को पता नहीं, लेकिन अडवाणी जो उनके गुरु ही कहे, मैंने उसको पूछा था, वैसे उन्होंने कहा गुरु जैसा कोई होता नहीं, मैंने पूछा था वो आपके गुरु, तो उनको अच्छा नहीं लगा था। ये कहा कोई गुरु गुरु नहीं होता, ये सब साथ में काम करने वाले। उनकी क्या हालत हुई। और केशुभाई पटेल की सरकार काम नहीं कर रही, वो निकम्मी है। उनसे सबसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? शक्ति सिंह, कांग्रेस के अभी पक्ष प्रमुख हुए, उन्होंने कहा कि मुझे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे वो नरेंद्र मोदी थे, वो आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। बीजेपी के कई नेता ऑफ द रिकॉर्ड आपको कहेंगे कि यहाँ से दिल्ली जाना है, अडवाणी और वाजपेयी को मिलना है, और केशुभाई कितने निकम्मे हैं, उनकी सरकार कितनी निकम्मी है, उसकी पूरी एक कैंपेन चलाई गई। तो ये सत्ता में आने की बात तो अलग ही है, उससे पहले उन्होंने विदिन बीजेपी में क्या क्या किया है उसका एक बहुत बड़ा लंबा एरिया, उसमें यही भावना है मेरे सामने ना हो, कोई होना चाहिए। और आपने वैसे दिनेश जी, अगर वो अपना जो अपना प्रोग्राम का शीर्षक रखा है, वो कोई अगर देखेगा तो उनको लगेगा भी ये क्या सवाल पूछ रहे हो, इसमें वो कौन कैसे सहन कर पाएंगे? क्योंकि वो ही सहन कर पाते हैं जिसको हम फेयर प्ले कहते हैं। जो आदमी फेयर गेम खेलता है, फेयर प्ले करता है, वो ही हार को स्वीकार कर सकता है। जो कुछ भी करके, कूड़ कपट करके जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, वो कभी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाते। सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आपको सिर्फ जीतना है और उसके लिए जो भी हो, वो आज हम पूरा देश देख रहा है, वो हो रहा है। इसलिए वो हम उसके पास अपेक्षा रखें, वो ही बेबुनियाद है। ये शायद उन्होंने संगठन में रह के ही सीखा था। कहां से सीखा होगा
पता नहीं, अब जो समझने वाले समझ जाएंगे। विदिन उन्होंने अपने पार्टी में एक के बाद एक अपने, जिसको आपको राइवल कहे या साथी कहे क्या कहे, उनको इस तरह से ही हटाया था। और ये जो प्रतिशोध वाली भावना है और वो एक जो डर की भावना है कि हार जाऊंगा तो क्या होगा, अगर और मेरा जो प्रतिस्पर्धी है वो अगर आगे निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, जो डर होता है वही दूसरे को डराने की बात करता है, वो भी एक मनोविज्ञान है। तो ये तो नहीं होने वाला। और आप दूसरी तरह से भी समझिए, आप हम दोनों व्यक्ति को छोड़ दें, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बात छोड़ के, तो ओवरऑल भी बीजेपी की बात करें तो उसमें भी शायद मंशा तो वही है। 50 साल हम जीतेंगे ये तो अब बोलने लगे हैं, 50 साल हमें शासन करना है। अगर लोकशाही में आप 50 साल शासन करने की बात कर रहे हो, उसका मतलब क्या निकलता है? उनका मतलब ये निकलता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए शासन करना चाहते हो, आप लोकशाही को शायद स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो वे पूरी मंशा भी शायद वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं जरूर है। वो बोल सत्ता में इतनी मजबूत नहीं थे तो नहीं बोलते थे, लोकशाही की बात करते रहते, आज भी संविधान की बात करते रहते। लेकिन आप मतलब सोचिए, कल्पना भी कैसे कर सकोगे हम ही 50 साल शासन करेंगे? ये आपके मन में कैसे आ सकता है? ये कह सकते हैं कि हम इतना अच्छा काम करेंगे, लोग हमें आशीर्वाद देंगे तो हम काम करते रहेंगे। लेकिन हमें तो अब हमारी सत्ता तो 50 साल रहने वाली है। वो जो बात निकलती है उसके पीछे कुछ वही है कि अब एक बार सत्ता में आए फिर उसको छोड़ना नहीं है। और क्योंकि सत्ता छोड़ेंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो बहुत भयावह हो सकता है कि आपने ऐसा ऐसा कुछ किया है, ऐसी बहुत चीजें की है जो आपको मुश्किल में डाल सकती है। ये हमारे देश में नहीं, शायद सभी देशों में एक परंपरा रही थी कि एक बार आप स्पर्धा जरूर करते हैं लेकिन उस हद की दुश्मनावट नहीं करते कि जब इस साथ बैठने की बार आई तो आपको आंखें झुकाना ना पड़े। क्योंकि ये स्पर्धा है, दुश्मनावट तो है नहीं, लेकिन उस हद तक बात पहुंच गई है तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा। 5 राज्यों में वही छटपटाहट शायद है कि अगर हार जाएंगे तो उसका एक जो पूरा माहौल बनेगा वो लोकसभा में भी इफेक्ट करेगा। और ये भी पता है कि अब हम आज तक, मुझे लगता है शायद ये दोनों नेता अपने आप को ये बात सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ रहे कि हर इलेक्शन आप देखिए कुछ वजह रही है जिसकी वजह से जीते गए। 1995 अगर गुजरात की बात करें, 1985 से शुरू करना पड़ेगा, बहुत लंबा इतिहास है। कुछ वजह थी, कुछ सिचुएशन थी, कुछ सरकमस्टेंसेस पैदा हुए थे, इसलिए आपको विजय मिला। आपने एक अच्छा विकल्प दिया इसलिए आपको मिल गई विजय, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। 85 में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी गुजरात में, बड़ा आंदोलन हुआ था। 1990 आते तक चिमन भाई और कांग्रेस के बीच में जो कुछ हुआ उसकी बहुत एक वैक्यूम हुआ था। 1995 आते आते चिमन भाई नहीं रहे थे, कांग्रेस खत्म होने लगी थी और कांग्रेस में कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो बीजेपी को हेल्प कर रहे थे। वहां से लेके 2002, उसके बाद 2007 में किस तरह से 2012 में लग रहा था कि शायद जाएगा, लेकिन केशुभाई ने ही केशुभाई को इतना मजबूर किया। आप समझिए, केशुभाई जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता मिली, वो केशुभाई को सत्ता में शांति से बैठने ही नहीं दिया गया, उनको बहुत बुरी तरह से हटा गया। फिर उनका यूज करके उसको सौराष्ट्र में बेच के उसके पास पार्टी बना के उसके पास पटेल पावर की बात करके ओबीसी के वोट्स लिए गए और जीता गया। और फिर जाके केशुभाई पटेल को मिठाई दी गई, आप पेंडा खाओ, आपने हमें जिताया, इस तरह से उसको मजबूर किया। फिर 2014 में राजेश भाई ने कहा ही एक सिचुएशन थी और 2019 में पुलवामा स्ट्राइक वगैरह हो गया था। तो कुछ वजह थी जिसकी वजह से जीत मिल रही है। हम अच्छा विकल्प दे रहे हैं या तो हम अच्छा सुशासन का एक मॉडल दे रहे हैं, इसलिए नहीं मिल रहा। इसीलिए शायद डर ज्यादा है कि एक बार सत्ता में से चले गए तो जो भी कुछ हथकंडे अपना के हमने जीत ली थी वो मिलना मुश्किल होगा, शायद इसलिए ये डर ज्यादा है।